राधे राधे दोस्तों। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है मन का एहसास। राधा जी को सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करने की आदत थी। नहा धोकर पूजा करने के बाद में वो सूर्य को जल चढ़ाने के लिए ऊपर छत पर जा रही थी, तभी उन्हें माधव के बेडरूम से हंसी की आवाज़ें सुनाई दी। उनके अंदर कहीं मरोड़ सी उठी। वे वहीं ठिठक गईं और मन ही मन बड़बड़ाने लगी कि सूरज सर पर चढ़ आया है, लेकिन बहू अभी भी माधव के संग हंस खेल रही है। फिर गहरी सांस खींचकर वे उधर से ऊपर छत की ओर चल दीं। सूर्य देव को जल अर्पित करती हुई वे पिछले दिनों को याद करने लगीं। घर में बहू लाने की कितनी ललक थी उनके मन में, किंतु अब उन्हें लगने लगा है कि वह उनका मात्र भ्रम ही था। अब तो वह घर घर नहीं लगा करता। जब से दीपा बहू आई है, मां बेटे के बोझ की दूरी निरंतर बढ़ती ही जा रही है। यह नारी का नारी के प्रति डाह भाव भी नहीं है। बहू के प्रति उनके मन में कहीं कोई कलुष या कुंठा भी नहीं है। दहेज भी उनके मनमुटाव का कारण नहीं है। बहू तो इतनी सुशील और गुणवंती है कि अंतिका बिटिया से भी कहीं अधिक वह उनकी सेवा शुश्रूषा करती रहती है। मां जी, पाँव दबाऊं? जब तब फुर्सत में वह पूछ लेती है। नहीं रे, वे मुस्कुरा देती हैं, अभी मैं बुढ़िया तो नहीं हुई हूं। यही सब सोचते सोचते उन्हें छत पर लगभग 15 मिनट हो गए। जब उन्हें लगा कि उन्हें बहुत देर हो गई है, तब वह जल चढ़ाकर नीचे उतर आईं। बहू तब तक चाय बना चुकी थी। उनके नीचे आते ही उनकी बहू ने उन्हें चाय दी। वह अपने ससुर जी को चाय पहले ही देकर आ चुकी थी। उसके बाद चाय लेकर राधा जी अपने पति के पास अपने कमरे में आ गई। अनिल कुमार जी अखबार में नजरें गड़े हुए ही चाय पी रहे थे, तो उन्होंने पति के आगे नमकीन की तश्तरी सरका दी। फिर उनसे बात करते हुए बोली कि क्यों जी, मैं सोच रही हूं कि मैं कुछ दिन के लिए पीहर हो आऊं। अनिल कुमार जी अपना चश्मा उतारकर उन्हें घूरने लगे, जैसे पता नहीं राधा जी ने क्या कह दिया हो। फिर उन्होंने अखबार एक ओर रखा और नमकीन खाने लगे। वर्षों बाद पत्नी की पीहर जाने की ललक उनकी समझ में नहीं आ रही थी। उन्होंने पूछा, तुम मैके जाओगी? राधा जी बोली, हाँ। ये बेमौसम की बरसात कैसे होने लगी? उन्होंने पूछा। राधा जी अनिल कुमार जी को बिस्किट पकड़ाकर बोली, यूं ही, बस मन कर रहा है। अनिल कुमार जी राधा जी की बात पर हंसते हुए बोले, तुम भी बिल्कुल अजीब आइटम हो। इस उम्र में तुम्हें मायके जाने की लग रही है, जबकि जल्द ही तुम नातियों वाली भी हो जाओगी, और तुम्हें इस उम्र में मायके जाने की सूझ रही है। सो तो ठीक है। पर वह अपने मन की बात पूरी तरह से कह भी नहीं सकी और चुप हो गई। फिर अनिल कुमार जी बोले, पर क्या? अपनी बात रखते हुए राधा जी बोली, अब घर में मेरा मन नहीं लग रहा। सारा दिन अकेली रहती हूं, बोर हो जाती हूं। घर खाली खाली लगता है। इसीलिए कुछ दिन के लिए मन बहलाने के लिए मैं अपने मायके जाना चाहती हूं। खैर, तुम जानो, कहकर अनिल कुमार जी अपने पैरों में चप्पल फंसाकर बाहर चल दिए। अब तक उनकी बहू दीपा और बेटी अंतिका दोनों डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा चुकी थीं। सभी एक साथ सुबह का नाश्ता करने लगे। राधा जी बराबर नोट करती रहीं कि माधव निरंतर बहू का ही ध्यान रख रहा है। पुत्र की उपेक्षा से उनका मन कसैला हो आया। शुरू से ही वे संयुक्त परिवार की अभ्यस्त रही हैं। जन्म से ही चहकते हुए परिवार में सांसें लेने की उन्हें आदत रही। पुत्र के लिए घरेलू बहू लाने की जिद उन्होंने इसीलिए ही की थी। लेकिन माधव अपनी ही कंपनी में काम करने वाली दीपा को पसंद करता था और वह उसी से शादी करना चाहता था। तब अनिल कुमार जी ने राधा जी को बहुत ही मुश्किल से समझाया था कि हमें अपने बेटे की इच्छा का मान रखना चाहिए। वह कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, बहुत समझदार है और अच्छे बुरे के बारे में उसे अच्छी जानकारी है। बहुत समझाने के बाद ही राधा जी कामकाजी बहू के लिए तैयार हुई थी, लेकिन दिल से वह उसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उनका मन तो घरेलू बहू में था, जिसके साथ वह बैठकर बातें करें, हंसे, बोले
लेकिन वह तो सुबह 9 बजे ही ऑफिस चली जाती थी और फिर शाम को बेटे के साथ ही आती थी। 9:30 तक सभी अपने अपने काम पर चल दिए। अनिल कुमार जी ऑफिस की जीप में बैठकर घर से ही साइट निरीक्षण पर चल दिए थे। माधव भी दीपा को लेकर मोटरसाइकिल से अपने ऑफिस चल दिया। अंतिका 8:30 बजे ही कॉलेज को निकल गई थी। उतने बड़े घर में अब वे अकेली रह गई थीं। ऐसे में उन्हें वह घर काट खाने को दौड़ता। 10 बजे के लगभग घर में महरी आ गई। आते ही वह उनका चेहरा पढ़ने लगी। बीबी जी, आज आप कुछ उदास लगती हैं। नहीं रे, वे सहज होने का उपक्रम करने लगी। फिर ठीक है बीबी जी। माया उधर से किचन की ओर चल दी। वहां वह सिंक में पड़े बर्तन धोने लगी। बरामदे की इजी चेयर पर धंसी हुई वे फिर से बीते हुए दिनों को याद करने लगीं। माधव उनके साथ कभी कितना लाड़ प्यार किया करता था। हर घड़ी वह मामा की ही रट लगाए रहता था। कभी कभी तो वह लाड़ में आकर उनके बाल तक नोचने लगता था। पिछले ही वर्ष तक वह उन्हें गल बांधे डाला करता था। माँ, इस कमीज का रंग मेरी पैंट पर ठीक रहेगा ना? माँ, इस पैंट के साथ यह शर्ट ठीक रहेगी ना? बिना उनकी अनुमति के माधव कुछ भी तो नहीं किया करता था। एक बार उन्होंने उसे यूं ही छेड़ दिया था, क्यों रे माधव, बहू आ जाने पर तो तू मुझे पूछेगा भी नहीं। ओ माँ, माधव ने उनके गले में बाहें डाल दी थी। बहू दिन रात तेरी ही सेवा किया करेगी। वो तो करेगी ही, वे मुस्कुरा दी थी। मैं तो यह कह रही हूँ कि तब तू मुझे पूछेगा तक नहीं। नहीं माँ, ऐसा नहीं होगा, माधव ने उनके गाल पर किस करते हुए कहा था। यू आर ए नॉटी मम्मी। क्या बोला? उनका हाथ उसे मारने के लिए उठ खड़ा हुआ था। शरारती माँ, उनसे दूर जाकर उसने हंसी का ठहाका लगा दिया था। वही माधव आज उनकी मुट्ठी से फिसलकर बहू की मुट्ठी में कैद हो गया है। विवाह के बाद से तो उसमें बहुत ही बदलाव आ गया है। हर घड़ी वह बहू के ही आगे पीछे घूमता रहता है। दीपा, आज क्या पहनूं? अरे भई, बताओ ना, जब तब वह उससे ही राय लेता रहता है। इस कमीज के साथ कौन सी पैंट पहनूं? बीबी जी, चाय पिएंगी? हाथ पोंछती हुई महरी ने किचन से आकर उनकी तंद्रा भंग की। हारी थोड़ी सी अदरक भी डाल देना। वे वर्तमान में लौट आई। उनका चिंतन फिर से प्रखर होने लगा। MBA करने के बाद माधव नौकरी करने लगा था। तब से तो वे दिन रात बहू के ही सपने देखने लगी थीं। एक दिन पुत्र को विश्वास में लेकर उन्होंने अपने मन की बात कह ही दी थी। माधव, यह चूल्हा चौका अब मुझसे नहीं संभाला जाता। माधव मुस्कुरा कर ही रह गया था। हारे, उन्होंने बात आगे बढ़ाई थी। तेरे बाबूजी के एक मित्र हैं। उनकी? लेकिन माँ, माधव ने उनकी बात बीच में ही काट दी थी। मैं तो कमाऊं पत्नी चाहता हूँ। अरे, उनके माथे पर बल पड़ गए थे। फिर तेरे बच्चों को देखभाल कौन करेगा, पगले? माम बाबूजी। वह हंस पड़ा था। उन्होंने बात पति के कानों तक भी पहुंचा दी थी। अनिल कुमार जी ने भी माधव का ही समर्थन कर दिया था। दीपा उसी के ऑफिस में काम किया करती थी। उन दोनों ने बेटे की पसंदगी पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी थी। दीपा दुल्हन बनकर आई तो माधव 2 ही दिन में रंग बदलने लगा। धीरे धीरे वह माँ की ममता, लाड़ प्यार सब कुछ भूलने लगा। बीबी जी, चाय। महरी ने आकर उन्हें चाय की प्याली थमा दी। अरे माया। उन्होंने चाय सिप कर पूछा, तेरी बहू के क्या हालचाल हैं? वही रंगढ़ंग है बीबी जी। माया उनके आगे अपना वही पुराना दुखड़ा रोने लगी। बाप के घर जा बैठी है। कहती है, तब तक नहीं आऊंगी जब तक कि विनोद हमसे अलग नहीं हो जाता। अरे, उन्होंने पूछा, बेटा क्या कहता है? वह भी तो उसी की वकालत करता है। आजकल हवा ही ऐसी चल पड़ी है बीबी जी। महरी ने गहरी सांस ली। जब देखो बहू के ही चोचलों में डूबा रहता है। अभी नए नए हैं। वे महरी को धैर्य बंधाने लगी। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, धीरज रख। देखो, भगवान करे आपकी बात सही हो। ऐसा कहकर माया जूठे कप लेकर किचन की ओर चल दी। घर का काम निपटाकर महरी किसी दूसरे घर में चलती वे फिर से अकेली हो गईं। समय बिताने के लिए वे माधव के कमरे से उसके विवाह का एल्बम उठा लाईं।
उनके कश्मीर प्रवास के रंगीन चित्रों को देखकर वे खुद ही शर्माने लगीं। उन छिछोरे चित्रों को वे अधिक नहीं देख पाईं। उन्होंने वह एल्बम अंदर रख दिया। 1 बजे के लगभग अंतिका कॉलेज से आ गई। वे जैसे अकेलेपन से उबर गई। उन्होंने पूछा, आ गई बेटी? हाँ माँ, अंतिका अंदर के कमरे में कपड़े बदलने लगी। चलो ठीक हुआ, वे बुदबुदा दी, 1 से 2 भले। माँ, अंतिका उनके पास ही आ खड़ी हुई, भाभी से नौकरी क्यों नहीं छुड़वा लेती? मेरा वश चले तब ना, वे अपना अनदेखा भविष्य बाँचने लगीं, तेरे जाने के बाद तो मैं कहीं की भी नहीं रह पाऊंगी। इस पर अंतिका का चेहरा दुखी हो आया। तभी अंदर फोन की घंटी बजने लगी। जरा जाके फोन तो सुना, उन्होंने बेटी से कहा। अंतिका ने अंदर जाकर फोन का चोगा कान से सटा लिया। हेलो? एक्सीडेंट? अंतिका लगभग चीख सी पड़ी, उसके हाथ से चोगा छूट गया। किसका? वे बुरी तरह से घबरा उठीं। अंदर जाकर उन्होंने पूछा, किसका हुआ रे? भैया भाभी का, अंतिका रुआंसी हो आई। हे भगवान, उन्होंने अपने माथे पर उल्टा हाथ मारा। अंतिका ने चोंगा उठाकर आगे की पूछताछ की। हेलो, आप कहाँ से बोल रहे हैं? यशोदा अस्पताल से। ओह, अंतिका ने फोन पटक दिया। आधा घंटे बाद वे अंतिका के साथ यशोदा अस्पताल पहुंच गई। वहां इमरजेंसी वार्ड में माधव और दीपा पास की पलंगों पर थे। दीपा के हाथों पर और माधव के सिर पर पट्टियां बंधी हुई थीं। उस समय उन दोनों की आंख लगी हुई थी। घबराइए नहीं, ड्यूटी नर्स उन्हें धैर्य बंधाने लगी, दोनों ही खतरे से बाहर हैं। चोट कहाँ आई है? उन्होंने घबराते हुए पूछा। कोई खास नहीं, नर्स ने बताया, दीपा जी को तो मामूली सी चोट आई है। माधव जी के सिर पर 2-4 टांके आए हैं और उनके पैर में भी चोट आई है। हे ईश्वर, वे बेटे के पलंग के समीप स्टूल पर बैठ गईं। कभी वे पुत्र को देखतीं तो कभी पुत्रवधू को डोट। माँ! माधव जाग गया था। क्या हो गया था मेरे लाल? वे बेटे के पाँव दबाने लगी। मोटरसाइकिल। तभी नर्स ने उन्हें टोक दिया, डॉक्टर ने अभी इनसे बात करने की मनाही की है। दीपा भी जाग गई थी। वे पुत्रवधू की पलंग की ओर चल दीं। भरे हुए स्वर में उन्होंने पूछा, एक्सीडेंट कैसे हो गया था बहू? राजघाट के चौराहे के पास अचानक मोटरसाइकिल उछल पड़ी थी, दीपा ने बताया। हम दोनों फुटपाथ पर आ गिरे थे। अब तुम कैसी हो? मैं तो अब ठीक हूँ। दीपा कराहती हुई बिस्तर पर उठकर बैठ गई, उन्हें शायद कुछ ज्यादा चोटें आई हैं। उनकी अंतरात्मा चित्कार उठी। मन ही मन वे बहू बेटे के लिए ईश्वर से दुआएं मांगने लगीं। अनिल कुमार भी आ गए थे। उन्होंने धीरे से उनके कंधे पर हाथ रख दिए। ईश्वर को धन्यवाद दो कि जान बच गई, नहीं तो। प्राथमिक चिकित्सा के उपरांत दीपा को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। माधव को अभी सप्ताह भर वहीं रहना था। बहू को लेकर वे लोग घर आ गए। अगले सप्ताह माधव की अस्पताल से छुट्टी होनी थी। दोपहर बाद वे पति के साथ अस्पताल चल दीं। तब तक माधव के डिस्चार्ज की सारी औपचारिकताएं पूरी हो चली थीं। माँ को देखते ही माधव तीर की तरह से उनके गले से आ लिपटा। उनकी आंखों से गंगाजमुना बहने लगी। उसमें उनका सारा मैल धुलने लगा। उनके मन में अब कोई भी तो गिला शिकवा नहीं रह गया था। अंदर से वात्सल्य की धार फूट पड़ी, ऐसे में वे बार बार उसे अपने सीने से लगाती जा रही थी। वे उसकी पीठ थपथपाती हुई बुदबुदा दी, पगला कहीं का। स्टाफ नर्स ने अनिल कुमार जी को माधव का मेडिकल सर्टिफिकेट थमा दिया। इन्हें अभी सप्ताह भर तक पूरा आराम चाहिए। धन्यवाद सिस्टर। अनिल कुमार जी ने वे कागजात अपनी जेब के हवाले कर दिए। अस्पताल के गेट से वे तीनों टैक्सी में बैठकर घर आ गए। माधव को घर आए हुए 2-3 दिन हो आए थे। दीपा ने भी ऑफिस से छुट्टियां ले ली थीं। दोनों सास बहू माधव की सेवा शुश्रूषा में लगी हुई थीं। नित्य की भांति घर में महरी आ गई। छूटते ही उसने उनसे पूछा, अब माधव बाबू कैसे हैं? पहले से कुछ ठीक हैं, उन्होंने बताया, भगवान का शुक्र है। महरी किचन की ओर चल दी, वे भी उसी के पीछे पीछे चल दीं। उन्होंने महरी से पूछा,
तेरी बहू आई कि नहीं? नहीं बीबी जी, बर्तन धोते हुए माया उदास हो आई, हमारा विनोद तो हमसे पराया हो गया है। अरे, दीपा के मुंह से निकल पड़ा। हाँ, बीबी जी, महरी ने गहरा उच्छ्वास भरा, इन दिनों तो वे दोनों आकाश में तैर रहे हैं। पर कभी न कभी तो। हाँ री, वे बेटे के लिए चूल्हे पर हलवा घोंटने लगीं, पखेरू भी तो नीचे आकर ही घोंसला बनाया करते हैं। लेकिन बीबी जी, महरी बर्तन पोंछने लगी, माँ का दिल कुछ और ही हुआ करता है। हाँ, सो तो है ही, उन्होंने भी उसी का समर्थन कर दिया। आजकल के छोकरे माँ की ममता को क्या जाने। काम समाप्त होने पर महरी किसी और घर की ओर चलती वे हलवा बना चुकी थी। बहू के साथ वे बेटे को पूछ पूछ कर उसे खिलाने लगीं। माँ! माधव ने खाली प्लेट माँ को थमा दी, कहीं तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नहीं रे, वे पूरी तरह से भर आईं, माँ भी कभी बेटे से नाराज हुआ करती हैं भला? मेरी अच्छी माँ, माधव ने उनके गले में बाहें डाल दीं। ऐसे में वे और भी भर आईं। उनकी आंखें थी कि खाली होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। जब वे खूब बरस गईं, तो उन्होंने बेटे के कंधे पर हाथ रख दिया। तुम नहीं समझोगे पगले। माँ तो मोमबत्ती हुआ करती है, मोमबत्ती। शाम के समय अनिल कुमार जी भी अपने ऑफिस से लौट आए थे। किचन का काम सास बहू दोनों ही कर रही थीं। रात का भोजन करने के बाद वे सभी सोने की तैयारी करने लगे। रात को अनिल कुमार जी ने उन्हें यूं ही छेड़ दिया, तुम तो उस दिन पीहर जाने को कह रही थी ना? तो क्या हुआ, जा रही हो क्या? समय के साथ साथ अब मेरा मन भी बदल गया है, वे हंस दीं। अनिल कुमार जी भी उनकी बात पर मुस्करा दिए। अब तो वे एकदम ही हल्की फुल्की हो आई हैं। हर समय उन्हें यही लगता रहता है जैसे कि माधव ने उनके गले में बाहें डाली हुई हों। वे बेटे के बाल्यकाल की स्मृतियों में गोते लगाने लगती हैं। बिस्तर से उठकर वे किसी काम के लिए बाहर जाने लगीं। माधव के बेडरूम से वही मिलीजुली खिलखिलाहटें आ रही थीं। बीच बीच में बहू के हाथों की चूड़ियां भी खनकती जा रही थीं। वे मुस्कुरा दीं। खिलखिलाहट और चूड़ियों की वह खनक उन्हें बहुत ही मधुर लगने लगी। वे अंदर अपने कमरे में आ गई। अनिल कुमार जी की आंखों में उनके लिए प्रश्न चिन्ह उभर आए। उन्हें इतना खुश उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। बस यूं ही शर्म के मारे उनकी आंखें झुकाई। अब वे अपने बिस्तर पर लेटी हुई थीं। उन्होंने आंखें मूंद लीं। उसी मनोदशा में वे आत्मिक सुख में लीन होने लगीं। आज उनका मन पूरी तरह से खुश था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।